खबर के साथ गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की फरियाद सुनी है, समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा 9 बजे की खबरों में बात होगी गोरखपुर की सौगात की। तो आज गोरखपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीबीएसई बोर्ड की आज से परीक्षा शुरू हो रही है, ये भी आज की बड़ी खबर। 10 बजे में एग्जाम के बारे में कि कहां किस तरह की तैयारी है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही एग्जाम सेंटर पर छात्रों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं किसान आंदोलन की वजह से परीक्षार्थी इस वक्त काफी टेंशन में है। दिल्ली और नोएडा में इस वक्त सख्त पहरा है और बात होगी ज्ञानवापी के धर्म युद्ध से जुड़ी हुई। तो आज 10 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी और इस बुलेटिन में हम इन तमाम बड़ी खबरों को लेंगे। और लखनऊ में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। घर में बने गोदाम में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पीजीआई इलाके के सुभानी खेड़ा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये जो आग लगी है, बताया जा रहा है कि घर में बने गोदाम में आग लगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। और उधर कानपुर में चलती हुई वैन बनी आग का गोला। आग लगने से वैन में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। सवारियों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने के बाद सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। मामला घाटमपुर इलाके का बताया जा रहा है। और लखनऊ में अचानक फिर मौसम बदल गया है। बारिश के बाद अब घना कोहरा छाया हुआ है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ में अचानक से बारिश हुई थी और बारिश के बाद अब आलम यह है कि लखनऊ के कई इलाके इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। और पशु आहार बनाने वाली कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। ईवा एक्सोटिका के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। देश भर के 11 ऐसे शहर हैं जहां पर उनके 33 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लखनऊ, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली और हरदोई में रेड पड़ी है। बिहार के आरा और पटना में भी छापेमारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी में भी छापेमारी की गई है, जबकि आसाम के गुवाहाटी में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। करीब 2.5 करोड़ कैश और तमाम संदिग्ध दस्तावेज इन छापेमारी में बरामद किए गए हैं। फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी की सूचना पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच की जिद पर बढ़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों की टेंशन बढ़ गई है। परीक्षार्थियों की सबसे बड़ी परेशानी ये कि वो समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वो सुबह 10 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे। इस बीच सीबीएसई ने भी परीक्षार्थियों को एडवाइजरी जारी की है कि वो समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाए और जहां मेट्रो की रूट है वहां मेट्रो से ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, ताकि जाम में वो ना फंसे और सही समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। तो एक तरफ किसान आंदोलन है, आज से सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो रही है। जिन बच्चों के सेंटर इसी बॉर्डर इलाके में है जहां पर किसान की एंट्री होनी है, जहां पर इस वक्त बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहां पर के छात्रों को विशेष टेंशन देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंचने की बात भी कह के एक एडवाइजरी भी जारी की गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। और किसान आंदोलन के चलते नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। चिल्ला बॉर्डर समेत कई बॉर्डर पर कड़ी कर दी गई है निगरानी। पीएससी भी तैनात कर दी गई है। चिल्ला बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर विशेष नजर बरती जा रही है। आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली चलो आह्वान का आज तीसरा दिन है और नोएडा में खासतौर पर दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में बॉर्डर पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। चिल्ला बॉर्डर समेत कई बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर कड़ी निगरानी बरती गई है। पीएससी भी वहां पर तैनात की गई है।
चिल्ला जो बॉर्डर है और कालिंदी कुंज जो बॉर्डर है वहां पर विशेष नजर रखी जा रही है। दिल्ली चलो आह्वान का आज तीसरा दिन है और इसको लेकर अभी भी जो पुलिस बल है या पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिनकी तैनाती की गई है बॉर्डर पर, वो सभी इस वक्त अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। और बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। बच्चों के लिए खासी परेशानी ये कि वो समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं सेंटर, इसी पर बातचीत करने के लिए नोएडा से हिमांशु हैं और इसके अलावा हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए रहेंगे। बातचीत पहले हिमांशु से ही करते हैं। हिमांशु, एक तरफ तो आंदोलन का आज तीसरा दिन है, किसान आंदोलन का, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील कर रखी गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और बच्चों की टेंशन ये कि समय पर आखिर पहुंचे तो पहुंचे कैसे सेंटर, इसके लिए कोई विशेष इंतजाम किया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, तीसरा दिन है किसान आंदोलन का। एक बड़ी चुनौती है पेरेंट्स के सामने और आज सीबीएसई बोर्ड का पहला एग्जाम है और इस समय हम नोएडा के एक निजी स्कूल के बाहर ही मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पेरेंट्स और जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। देखिए, एक बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से आज एग्जाम है, पहला दिन है और इसके बावजूद किसानों का आंदोलन दूसरी तरफ जारी है और इसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई थी और उसमें ये कहा गया था, परिवार से भी अपील की गई थी और स्टूडेंट से भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें और जल्दी पहुंचे एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि 10 बजे तक आपको एंट्री दी जाएगी। 9 से 10 का ही टाइम रखा गया था और उसके बाद 10:30 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इन तमाम तरीके की एडवाइजरी पूर्व में ही जारी कर दी गई थी किसान आंदोलन को देखते हुए और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको दिखाएंगे लाइन से कि कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और अभी जो है 9:07 हो रहा है। लिहाजा जो पेरेंट्स हैं वो पहले ही पहुंच गए एग्जाम सेंटर। उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए ये अपील की गई थी परिवार से, पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को लेकर या कुछ बच्चे जो वहाँ खड़े उनसे बातचीत हो सकती है कि वो लोग बड़े पहले दिखाई दे रहे हैं। 10:30 बजे से एग्जाम शुरू है लेकिन बहुत पहले पहुंच गए हैं वो, तो अगर बात कर सके तो जरा बात कीजिए उनसे। बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। एक पेरेंट है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज एग्जाम है, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और जिस तरीके से अपील भी की गई थी सीबीएसई बोर्ड से कि आप लोग जल्दी पहुंचे, तो इसी वजह से आप लोग जल्दी आए हैं? इसी वजह से जल्दी आए सर, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सबसे उज्जवल हो, इनको जो चीज मिलनी चाहिए मिलना चाहिए। अब किसानों को समझना चाहिए कि बच्चों पे भारी ना पड़े इनका आंदोलन। तो आप कहाँ रहते हैं? सर, हम 122 में रहते हैं, लेकिन चिंता ये थी कि अगर सब हम आज लेट हो गए या कहीं ट्रैफिक फंस गए तो बड़ा बुरा असर पड़ता है बच्चों के कैरियर पे, इसीलिए हम जल्दी आए। आप कितने एक्साइटेड है? आज एग्जाम है पहला। काफी एक्साइटेड है बिकॉज मेरा फर्स्ट बोर्ड है 12th का, तो देखते हैं आज। लेट्स प्रे टू गॉड, होप फॉर द बेस्ट। किस चीज का पेपर है? मेरा है एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा। इनका आईएएस बनने का सपना है। जी, तो फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप का बोर्ड हमारा, तो लेट्स। हिमांशु, एक सवाल और छोटा सा, उसके बाद गाजियाबाद में अमित राणा के पास भी हम चलेंगे। क्या ऐसा कोई प्रावधान रखा गया सीबीएसई की तरफ से कि अगर कोई बच्चा लेट होता है और अगर वो एग्जाम सेंटर पर थोड़ा देर से पहुंचता है तो कुछ ग्रेस टाइम उसे मिले, कि उसे 10-15 मिनट ग्रेस टाइम मिले ताकि वो अपने एग्जाम को लिख सके, पूरा कर सके? कोई क्या इस तरह के भी वहां पर कोई निर्देश हैं? मैं बिल्कुल बात करता हूं, अभिभावक है हमारे साथ। कुछ इस तरीके की कोई एडवाइजरी या कोई जानकारी दी गई है अगर किसान आंदोलन के चलते आप और स्टूडेंट लेट हो जाता है एग्जाम सेंटर, तो कोई ग्रेस पीरियड दिया जाएगा या कुछ ऐसा टाइम रखा गया इस चीज को लेकर? इस बारे में तो कोई जानकारी हमें अभी तक मिली नहीं, क्योंकि हम लोग गए थे बोर्ड हॉल टिकट लेने के लिए। उस टाइम हमें ये कहा था कि आप थोड़ा जल्दी ही आइएगा, तो वो प्रोविजन हमने दिमाग में रखा, क्योंकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं मिली हमें किसी भी तरफ से। ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के पास नहीं है। हिमांशु, गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, छात्रों के सामने तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की बड़ी टेंशन रहती है, उस पर से किसान आंदोलन है, बच्चे ये चाहते हैं कि थोड़ा और पढ़ लिया जाए उसके बाद एग्जाम सेंटर पहुंचा जाए, लेकिन इस बार तो एडवाइजरी जारी है कि किसान आंदोलन है, इसलिए समय से पहले वहां पर यानी कि एग्जाम सेंटर पर बच्चे पहुंचे। तो किस तरह से वहां पर तैयारी है बच्चों की और क्या पेरेंट्स पहले निकल रहे हैं क्या?
नीलू, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली से एकदम सटा हुआ है गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के एक निजी स्कूल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं और आपको बता दूं कि यहां पर भी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लेकर बॉर्डर सील किए हुए हैं और ऐसे में सीबीएसई की तरफ से भी एडवाइजरी दी गई है कि जल्द से जल्द जो है आप अपने एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे। तो हालांकि अभी 9 ही बजे हैं, अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ वाहन तो खड़े हैं लेकिन अभी तक पेरेंट्स आना शुरू। छात्रों के लिए ये है कि छात्रों का भविष्य कहा जाता है 10th और 12th के जो एग्जाम होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ये उनकी दिशा को तय करते हैं। तो ऐसे में जहां एक और बच्चों के ऊपर दबाव होता है पढ़ाई का, वहीं दूसरी ओर जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है किसान आंदोलन के चलते, तो वहीं ना कहीं उन पर यही दबाव भी है कि मुझे टाइम से पहले पहुंचना है। और जबकि 10th और 12th के जो बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, इस दौरान छात्र के ऊपर या छात्राओं के ऊपर इतना ज्यादा बोझ होता है कि वो चाहते हैं कि उनका हर मिनट पढ़ाई के साथ गुजरे। लेकिन ऐसे में जहाँ एडवाइजरी जारी की गई, एडवाइजरी जारी करने के बाद छात्रों को इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं हताशा देखने को मिल रही है कि जो उनके पढ़ने का समय था, जो 1 या 1.5 घंटा वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे, उस 1 या 1.5 घंटे उन्हें पहले यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल, तो दिल्ली एनसीआर से सटे जो भी इलाके हैं जहां पर बच्चे इस वक्त बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उनसे भी हम यही कहेंगे कि वो टाइम पर निकले, टाइम पर एग्जाम सेंटर पहुंचे, नहीं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी बच्चों में हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात रामपुर की करेंगे। रामपुर में छात्र की आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के परिजनों ने छेड़छाड़ और रेप की कोशिश से तंग आकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। और कानपुर देहात के चर्चित बेहमाई हत्याकांड मामले में 43 साल बाद फैसला आ गया और इस मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया। मामले में याचिकाकर्ता के साथ मुख्य आरोपी फूलन देवी सहित कई आरोपियों की मौत हो चुकी है। अदालत ने जेल में बंद 2 आरोपियों में एक आरोपी श्याम बाबू को बेहमाई कांड में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दरअसल बेहमाई गांव में 14 फरवरी 1981 को डकैत रही फूलन देवी ने लाइन से खड़ा करके 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी चर्चा विदेशों तक हुई थी। कांड हुआ था, लूटपाट हुई थी ग्राम बेहमई में, 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा भी है। और अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की करें तो यहां पर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के मामले में जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद हिंदू पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक पूजा अर्चना के आदेश पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड के वकीलों ने एक बार फिर से दलील दी है कि व्यास जी तहखाने में कभी हिंदुओं का कब्जा नहीं रहा। हिंदुओं का तहखाने पर कब्जे का दावा पूरी तरह से गलत है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द किए जाने की भी मांग की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज सुनवाई होनी है और बेहद अहम सुनवाई है आज की। देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी तहखाना है उसको लेकर 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला जज ने एक आदेश दिया था कि वहां पर पूजा अर्चना शुरू की जाए और 17 जनवरी के आदेश में जो उन्होंने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया था, उन्होंने उसके इंतजाम को करने को कहा था। मुस्लिम पक्ष ने इन दोनों आदेशों को 17 जनवरी और 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी है और अपने आदेश में ये कहा है कि
चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि वो अवैधानिक है। अब तक जो दलीलें पेश की गई थी 13 फरवरी की सुनवाई में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा था कि व्यासी तहखाने पर कभी हिंदू पक्ष का कब्जा नहीं रहा था, इसलिए वो मुस्लिमों को सौंप दिया जाए। जबकि दूसरी ओर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का यह कहना है कि चूंकि अभी इसकी पोषणीयता का वाद तय नहीं हुआ है, इसलिए वाराणसी जिला जज का यह आदेश कि वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए यह पूरी तरह से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि इस मामले में 1993 तक यहां पर पूजा अर्चना की जाती थी व्यास जी परिवार की ओर से, और तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने इस पूजा अर्चना पर रोक लगाई थी, इसलिए पूजा अर्चना का जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार सही है और वहां पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो पिछली सुनवाई पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की दलीलें पेश की गई थी, लेकिन आज जो बची हुई दलीलें हैं वो पेश की जाएंगी। उसके बाद हिंदू पक्ष और राज्य सरकार को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी दलील पेश करेंगे। इसके साथ ही साथ जो विश्वनाथ ट्रस्ट है वो भी अपनी दलील पेश करेगा, और इसके बाद माना जा रहा है कि अगर आज सुनवाई कंक्लूड होती है तो कोर्ट अपने जजमेंट को रिजर्व कर सकती है या कोई फैसला सुना सकती है। फिलहाल अभी तक की सुनवाई में कोर्ट ने वहां पर जो पूजा की इजाजत वाराणसी जिला जज ने दी थी अपने आदेश में, उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी और वहां पर अभी भी पूजा अर्चना का क्रम जारी है। लेकिन आज की सुनवाई इसलिए अहम है कि अगर आज सुनवाई इसमें कंक्लूड हो जाती है तो इस मामले में कोर्ट जजमेंट को रिजर्व भी कर सकती है। जी ठीक है सर्वेश, आगे भी